डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलम सोनी। जैसे कि हम संपूर्ण हिस्ट्री कर रहे हैं, उसका पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, जिसकी हमने 2 वीडियो बना ली है ऑलरेडी। चैप्टर 2 हमारा है हिस्टोरिकल सोर्सेज। आज हम वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 बना रहे हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखें, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। और जिसने भी मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी है, वो प्लीज़ देखें। चैप्टर को कंप्लीट समझने के लिए आपको तीनों वीडियो देखनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है ऐतिहासिक स्रोत, जो कि हम 2 वीडियो में ऑलरेडी कुछ कर भी चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने वीडियो नंबर 1 और 2 में क्या किया था। हमने किया था ऐतिहासिक स्रोत, जो कि 2 भागों में बांटे गए थे, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक में फिर 2 भाग थे, देसी और विदेशी। देसी के भी 2 भाग थे, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। धार्मिक के अंतर्गत हमने हिंदू धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म से रिलेटेड सारे ग्रंथ पढ़े थे। यहाँ तक हमने कर लिया था वीडियो नंबर 1 और 2 में। आज हम करने जा रहे हैं गैर धार्मिक स्रोत, ग्रंथ या रचना। गैर धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है ऐतिहासिक ग्रंथ, जो कि इतिहास की जानकारी देंगे। एक है अर्ध ऐतिहासिक, जो इतिहास के साथ साथ समाज, आर्थिक स्थिति, इन चीज़ों की भी जानकारी देंगे। और थर्ड रहेगा जीवनी व्रत या जीवन ग्रंथ। तो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कौटिल्य को। कौटिल्य का नाम आई थिंक सभी बच्चों ने सुना होगा। जो भी हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी जानता है, उसे कौटिल्य की जानकारी है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी बोला गया है। कौटिल्य की जो रचना है उसे अर्थशास्त्र कहा गया है, और जो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है, इसे मैकियावली द्वारा रचित प्रिंस नाम की उपाधि दी गई है, क्योंकि मैकियावली ने एक रचना रची थी जिसका नाम था प्रिंस। और जो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, उसको उसकी उपाधि दी गई है कि भाई कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो प्रिंस जैसा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मौर्य टाइम पीरियड की राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पश्चात आता है कामंदक। कामंदक ने नीतिसार नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है कल्हण। कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा था, जिसके अंदर कश्मीर की जानकारी हमें मिलती है। और ये कल्हण वही है जिसे भारत देश का प्रथम इतिहासकार माना गया है। नेक्स्ट राजशेखर और मेरुतुंग। राजशेखर ने प्रबंध कोश लिखा था और मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखा था। इन दोनों ही ग्रंथों के द्वारा हमें गुजरात की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये हुए हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ। अब है अर्ध ऐतिहासिक। अर्ध ऐतिहासिक में सबसे पहले आता है पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक रचना रची थी। इसे व्याकरण भी कहते हैं, ये व्याकरण की रचना है। नेक्स्ट है गर्ग। गर्ग ने गर्ग संहिता लिखी थी। फिर आता है पतंजलि। पतंजलि द्वारा महाभाष्य लिखा गया था। फिर है कालिदास। आई थिंक कालिदास के नाटक रचनाएं आप लोगों को पता भी होगी, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए कि कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं आपको पता है। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं नाटक, काव्य शैली में भी हैं, नाटक में भी हैं। तो ये आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें कि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है। ये मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्राराक्ष की रचना की थी। इसके पश्चात आता है जीवनी ग्रंथ, यानी जीवन पे लिखी हुई ग्रंथ या रचनाएं। जीवनी ग्रंथ में सबसे पहले आता है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र, जो कि 7वीं सदी की बात हम कर रहे हैं, 606 से लेकर 647 तक का टाइम पीरियड इनका रहेगा। हर्षचरित्र की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है। हर्षचरित्र की रचना वाणभट्ट द्वारा की गई है, जिसमें वर्धन वंश की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट आता है गोडबहु। गोडबहु जो रचना है ये वाकपति द्वारा रची गई है, जिसके अंदर यशोवर्मन राजा के बारे में जानकारी दी गई है। वल्लाल के द्वारा रचित भोज प्रबंध। भोज प्रबंध के अंतर्गत राजा भोज, परमार भोज की जानकारी मिलती है। फिर आता है विल्हन द्वारा रचित विक्रमांक चरित।
विक्रमांक चरित जो रचना या ग्रंथ है जिसके अंदर विक्रमादित्य 6 की हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित। ये जो रामचरित है ये इसके अंदर जो नायक है वो पाल राजवंश के रामपाल को रखा गया है। इसके पश्चात आता है हेमचंद्र द्वारा रचित कुमारपाल चरित। इसमें राजा कुमारपाल की जानकारी है। फिर है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी, उनके युद्धों की, उनकी विजयों की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है जैनक के द्वारा भी पृथ्वीराज के ऊपर एक रचना रची गई है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट है जयचंद्र ने हमीर काव्य लिखा, जिसमें राजा हमीर देव की जानकारी मिलती है। तो ये हो गए हमारे गैर धार्मिक ग्रंथ, लेकिन वो ग्रंथ जो कि भारतीयों द्वारा लिखे गए थे। अब आते हैं विदेशी। भारत में टाइमिंग के अनुसार, समय अनुसार धीरे धीरे विदेशी आते रहे हैं और उन्होंने यहाँ भारत में रहे, भारत को देखा, जाना, और जैसा भी उनको समझ आया, जैसा उन्होंने जाना, उसको उन्होंने एक रचना के तौर पे लिखा। तो बहुत सारे अलग अलग विदेशी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनानी जो है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्काइलैक्स जो है वो भारत के बारे में बताने वाले प्रथम यूनानी इतिहासकार कहलाते हैं। नेक्स्ट है हिकेटियस मिलेटस ने जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने भारत देश की जानकारी हमें दी है। फिर आता है हेरोडोट्स वही है जिसे हम हिस्ट्री का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। इन्होंने भारत और यूनान के आपसी संबंध की जानकारी हमें दी है। नेक्स्ट है टेसियस जो है वो राजवैद्य थे, इन्होंने भारतीय जानकारी दी है। इसके पश्चात सिकंदर जब भारत आता है, ये बात है 3rd BC की, जब नंद वंश का शासन था भारत देश पे, उन दिनों सिकंदर भारत आते हैं और सिकंदर के साथ 3 लोग आते हैं, एक नियाकस, दूसरा आनेसिक्रिटिस, थर्ड है अरिस्टोबुलस। इन तीनों ने भी भारत की जानकारी दी है। नेक्स्ट है मैगस्थनीज की पुस्तक है जो कि आई थिंक सभी को पता है। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। हालांकि वो आज हमारे पास पूर्ण रूप से अवेलेबल नहीं है, बट उसके कुछ पार्ट्स हमें मिले जिससे भी हमें हिस्ट्री को जानने में मदद मिली। मैगस्थनीज के पश्चात डायमैक्स जो है कि उन्होंने भारत देश की जानकारी दी। फिर आता है स्ट्रेबो ने जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये हो गए हमारे चीन से आने वाले लोग जिन्होंने भारतीय इतिहास को समझाया या हमें बताया। नेक्स्ट आता है चीन। ये जो हमारे थे ये यूनान से आने वाले हिस्टोरियंस थे, यूनान से ये लोग आए हैं, इन्होंने इतिहास लिखा है। अब आता है चीन से आने वाले लोग। चीन से सबसे पहले आता है सुमाचीन जो है वो फर्स्ट चाइनीज़ यात्री हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा था। इसके पश्चात फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में भारत आते हैं और गुप्त वंश की जानकारी हमें देते हैं। इसके पश्चात आता है हेवेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आते हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी CU की, जिसमें भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इसके पश्चात आता है एत्सेंग ने बौद्ध धर्म की जानकारी दी है। तो यूनान के हो गए, चीन के हो गए। अब आते हैं तिब्बत से हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ते, बट 2 इम्पोर्टेंट लोग हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है तारानाथ ने जो रचना रची उसका नाम कंगयूर और तंगयूर है। कंगयूर और तंगयूर जो है वो तारानाथ की रचना है। इसके अलावा धर्मस्वामी जो कि तिब्बत से हैं, इन्होंने धर्मस्वामी और तारानाथ जो है भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। अब आते हैं हम अरबी लेखकों के पास। अरबी लेखकों में सबसे पहले आएगा सुलेमान ने पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश की हमें जानकारी दी है। ये दक्षिणी भारत के राज्य पड़ते हैं। नेक्स्ट है अलमसूदी ने पाल वंश के महिपाल प्रथम नामक राजा की जानकारी दी है। नेक्स्ट है अलबरूनी जो है वो गजनवी के साथ भारत आते हैं और इसे तोतिए हिंद या हिंद का तोता भी बोलते हैं। अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक हिंद, जिसमें भारत देश की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है एबन बतूता जो है वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, मोरक्को नामक स्थान से। ये तुगलक वंश के टाइम पीरियड में आते हैं। तुगलक वंश में जो राजा है मोहम्मद बिन तुगलक, इस पीरियड में ये आते हैं।
इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है रेहला। नेक्स्ट है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जो है वो विजयनगर के राजा देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में आते हैं और ये विजयनगर के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत कंप्लीट। साहित्यिक स्रोत में हमने देसी और विदेशी दोनों टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत जिन्हें देखकर हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। 1 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी बोला गया है। पुरातत्व के अंदर जो स्रोत आते हैं उसमें आता है सबसे पहले अभिलेख। अभिलेखों को भी हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, एक हमारे भारत देश में पाए जाने वाले अभिलेख यानी देसी अभिलेख और दूसरे विदेशी अभिलेख। पहले मैं आपको विदेशी अभिलेख के बारे में बताती हूँ। विदेशी अभिलेख में सबसे पहला आएगा बोगसकोई का अभिलेख। बोगसकोई का जो अभिलेख है वो टर्की में पाया गया है, जिसके अंदर भारत देश के हिंदू धर्म के 4 देवताओं की जानकारी हमें मिलती है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसके अलावा बेहिस्तून और नक्श ए रुस्तम नामक अभिलेख हैं, जिनसे गांधार और सप्त सिंधु प्रदेश की जानकारी मिलती है। ये है विदेश के अभिलेख। अब बताते हैं आपको भारत देश के अभिलेख। भारत देश में सबसे पहले अभिलेख जो है वो अशोक द्वारा रचित हैं। अशोक ने अभिलेख, लघु स्तंभ लेख, शिलालेख आदि लिखवाए, जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भी है और सातवाहन काल के भी काफ़ी सारे अभिलेख हैं, जिससे हमें भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। अभिलेखों के पश्चात आता है सिक्के। सिक्कों से भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। गुप्त वंश में काफ़ी टाइप के सिक्के बनाए गए थे। इवन कुमार गुप्त वंश का एक राजा है कुमार गुप्त, जिसने 18 प्रकार के सिक्के बनाए थे। अलग अलग प्रकार के सिक्कों से अलग अलग टाइप की जानकारी हमें मिलती है। जैसे सिक्के पे एक समुद्रगुप्त का सिक्का है जिस पे उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इतिहासकारों ने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि भाई समुद्रगुप्त जो है वो वीणा को बजाते थे या वीणा वादक थे। सिक्कों के पश्चात आते हैं मूर्तियाँ। मूर्तियों को देखकर, उसका आकार देखकर, उसकी धातु देखकर उसका टाइम पीरियड पता कर लिया जाता है कि ये कब बनी होगी, किस राजा ने बनवाई होगी। ये इसके पश्चात आता है स्मारक और भवन। स्मारक और भवनों में हम मंदिरों को ले सकते हैं। पुराने मंदिरों को देखकर हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जब खुदाई हुई तो कुछ चीज़ें जहाँ मिली उसको सबको देख के हिस्ट्री को जानने में मदद मिली। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब कुछ जो है वो पुरातत्व स्रोत में आता है। तो आज हमने ऐतिहासिक स्रोत को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर बच्चों किसी को नहीं समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये ज़रूर बताइए कि कालिदास की कौन सी रचना आपको पता है। कालिदास की रचना आपको ज़रूर लिखनी है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।